नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा। इस सप्ताह दो बड़ी राजनीतिक बहस हुई संसद में। पहली बहस हुई वंदे मातरम के 150 साल होने पर और दूसरी हुई चुनाव सुधार को लेकर या यूं कहें एसआईआर को लेकर। तो जो चर्चा रही वो रही एसआईआर या जो चुनाव सुधार को लेकर बहस हुई। और इस बहस के भी दो पात्र चर्चा में रहे। विपक्ष के नेता राहुल गांधी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच जो बहस हुई वो चर्चा में रही। दोनों पक्षों ने दावा किया कि वो इस चर्चा में भारी पड़े। तो इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं संत हिंदी के को फाउंडर वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष। आशुतोष, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मिलिंद जी। तो आशुतोष, जो चार पॉइंट राहुल गांधी ने अपने भाषण में रखे और उनका कहना था कि सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। पहला पॉइंट उनका ये था कि जो वोटर लिस्ट है उसको मशीन रीडेबल बनाया जाए। मतलब दर्शकों को ये बता दूं कि अभी जो चुनाव आयोग देता है वो हार्ड कॉपी देता है, उसको आप उसको सॉफ्ट कॉपी या इलेक्ट्रॉनिक कॉपी नहीं देता है। तो राहुल गांधी ने कहा कि सभी पार्टियों को एक महीना पहले वो कॉपी दी जाए जिसको सर्च किया जा सके आप कंप्यूटर पर। दूसरी उनकी मांग ये रही थी कि 45 दिन तक जो सीसीटीवी रखने का प्रावधान कर दिया गया। पहले सीसीटीवी का जो फुटेज होता था वोटर केंद्र का, वो लंबे समय तक रखा जाता था, उसको घटा के अब 45 दिन कर दिया गया है। तो उनका कहना है कि इसकी वजह से वोट चोरी होती है। तीसरी बात उन्होंने कही कि जो ईवीएम का जो सॉफ्टवेयर है वो सबके लिए खोला जाए ताकि हम उसकी जांच कर सके। और चौथा उनकी बात ये थी कि जो चुनाव आयुक्त को एक जो एग्जम्पशन दिया गया है, कोई इम्यूनिटी दी गई है कि उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, वो जो कानून में बदलाव किया गया था। ये चार बातें राहुल गांधी ने की, उसका जवाब भी अमित शाह ने सिलसिलेवार ढंग से दिया। तो आशुतोष, पहले हम ये बात कर लेते हैं कि ये राहुल गांधी जो ये बातें कह रहे हैं, ये क्या आपको लगता है कि अमित शाह ने इनका जवाब भी दिया है, तो ये बातें सही है या इसमें क्या राय है आपकी? नहीं, बात तो बिल्कुल सही है। देखिए, इसके दो दो स्टैंड पॉइंट हो सकते हैं। एक तो स्टैंड पॉइंट ये हो सकता है कि भाई राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, तो जाहिर सी बात है वो सरकार से सवाल पूछेंगे और सरकार से उन सवालों के जवाब भी मांगेंगे। दूसरा, जो वो सवाल पूछ रहे हैं, क्या वो सवाल वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है? मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये डिमांड सिर्फ राहुल गांधी की डिमांड नहीं, ये पूरे विपक्ष की डिमांड है कि जो वोटर लिस्ट है वो मशीन रीडेबल होनी चाहिए। और आज के ज़माने में जबकि एआई आ चुका है, इंटरनेट का ज़माना है, उसमें आपके पास अगर मशीन रीडेबल अगर वोटर लिस्ट होगी तो आप बहुत सारी जानकारियां उसमें हासिल कर सकते हैं। जो जानकारियां आपको वोटर लिस्ट के माध्यम से, आपको एक एक चीज जाके खुद देखना पड़ेगा और उसमें कई घंटे लग सकते हैं उसको करने के लिए। तो अगर विपक्ष ये मांग कर रहा है कि आप मशीन रीडेबल अगर आप वोटर लिस्ट प्रोवाइड करें, तो उसमें दिक्कत क्या है? मतलब मुझे तो कोई दिक्कत समझ में नहीं आती है। आप प्रोवाइड कर दीजिए। भाई, जितना सत्ता पक्ष का हक है उतना ही विपक्ष का भी हक है, लेकिन आप नहीं प्रोवाइड करना चाहते, आपने इस नियम को डिसकंटिन्यू कर दिया। दूसरा, अगर आजादी के बाद से जब से चुनाव हो रहे हैं, अगर 45 दिन से ज्यादा तक अगर फुटेज रखी जाती थी या फिर तमाम बैलेट बॉक्सेस रखे जाते थे, तो आज आप उसको 45 दिन के अंदर क्यों खत्म कर देना चाहते हैं? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? जो गृह मंत्री ने लॉजिक दिया कि दरअसल जो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसके तहत इसको अलाइन किया गया है। मेरा कहना है कि अभी तक इसकी जरूरत नहीं पड़ी थी, अब अचानक क्यों जरूरत पड़ गई? आप रख दीजिए ना भाई। ये कोई इलेक्शन कमीशन का तो प्रोरोगेटिव हो नहीं सकता है। और चुनाव में तो दोनों ही स्टेक होल्डर, सत्ता पक्ष भी विपक्ष भी, विपक्ष अगर ये मांग कर रहा है और उसको लगता है कि ऐसा करने के पीछे आपकी कोई गलत मंशा है, तो उसका समाधान होना चाहिए। अगर आप ये सिर्फ सोचते हैं विपक्ष की मांग में कोई दम नहीं है, सत्ता पक्ष जो चाहेगा वो कर लेगा, तो ये गलत बात है। तीसरा, जिस तरीके से ये बात कही गई इम्यूनिटी, ये सवाल भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो इम्यूनिटी इस देश के अंदर राष्ट्रपति को मिलती है या फिर गवर्नर को मिलती है, वो इम्यूनिटी क्यों इनको दी गई? कि और अगर आपको लगता है कि जैसा उन्होंने कहा कि ये तो पहले का जो जो चुनावी प्रक्रिया थी या जो कानून था, लगभग उसी तरीके की बात, इसमें कोई नई चीज नहीं जोड़ी गई। अगर कोई नई चीज नहीं जोड़ी गई है, तो फिर आपको संसद के अंदर कानून बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई? ये सवाल तो पूछा जाएगा ना। इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसके तहत आपने ये कानून में बदलाव किया। और आपने कानून में बदलाव करके स्पष्ट कर दिया कि अपने कार्यकाल के दौरान अगर कोई भी काम करेंगे, किसी भी तरीके का फैसला करेंगे, उसको किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती या उसके आधार पर उनको सजा नहीं मिल सकती है। अगर ये कानून पहले से उपलब्ध था, तो फिर आपको कानून बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसी कौन सी मजबूरी थी, कौन सी अनिवार्यता थी? इसका जवाब गृह मंत्री जी ने नहीं दिया। तो ये जो सवालों के जवाब दिए, कहने को तो जवाब दिए, लेकिन क्या वाकई में वो संतुष्ट करने लायक थे, क्या संतोषजनक थे? वो अपने आप पे सवाल है। चौथा सवाल क्या था, मैं दिमाग से मेरे उतर रहा, मिलिंद जी।
नहीं, वो ईवीएम के बारे में उन्होंने कहा था कि ईवीएम का एक्सेस दिया जाए, जिसका अमित शाह ने जवाब ये दिया कि भाई राजीव गांधी के ज़माने में ही आया था और जो पहला चुनाव 2004 में हुआ मैं था समझ गया। ईवीएम से। जी। देखिए मिलिंद जी, पहले ईवीएम में सब कुछ ठीक था और आज के ईवीएम में सब कुछ गड़बड़ है। मैं इस तर्क को नहीं मानता, या ये तर्क भी मैं नहीं मानता कि राजीव गांधी के जमाने में तो ईवीएम ठीक था, मनमोहन सिंह जब चुनाव जीत जाते तो ईवीएम ठीक था, और या 2009 में चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत गई तो ईवीएम ठीक था। देखिए मैं इस तर्क को बिल्कुल नहीं मानता। मैं इस तर्क को भी नहीं मानता हूं कि कर्नाटक के अंदर अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत गई तो वहां वोट चोरी नहीं हो रही है और वहां ईवीएम नहीं। ये तर्क अपने आप में ही कुतर्क है। असल सवाल यह टेक्नोलॉजी, अगर कोई टेक्नोलॉजी में सिद्धांतता दार्शनिक तौर पर कभी भी मैनिपुलेशन हो सकता है। ये बात तो एलन मस्क भी कह चुके हैं और जो टेक्नोलॉजी के इतने बड़े जानकार लोगों में से हैं। तो दार्शनिक तौर पर, सैद्धांतिक तौर पर कोई भी मशीन को मैनिपुलेट किया जा सकता है। ये तो एक बात होगी। दूसरी बात, मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है कि जब तक विपक्ष के पास इस बात का कोई सबूत ना हो कि ईवीएम में वाकई में टैंपरिंग होती है, तब तक इस सवाल को उठाना मूर्खता है, बेवकूफी है, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो इसलिए मैं ईवीएम में टैंपरिंग होती है, मैं इसको व्यक्तिगत तौर पर नहीं मानता हूं। मुझे लगता है कि यह सवाल तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब विपक्ष के पास कोई सबूत हो। जैसे वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी ने कम से कम 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके सबूत देने की कोशिश की। महादेवपुरा का सवाल हो, आनंद का सवाल हो, या फिर हरियाणा विधानसभा का चुनाव हो, वहां कम से कम उन्होंने सबूत जनता के सामने पेश करने की कोशिश की है। अगर वो उन सबूतों की जांच पड़ताल हो जाए, इन्वेस्टिगेशन हो जाए, तो यह पता चलेगा कि जो आरोप वो लगा रहे हैं, जो सबूत वो दे रहे हैं, जो तथ्य वो पेश कर रहे हैं, वो सही है या नहीं सही है, गलत है या क्या है। लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या है कि तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज तक कोई जांच पड़ताल नहीं हुई। और चूंकि जांच पड़ताल नहीं, सीधे कहा जा रहा है ये तो बेकार की बातें हैं, बेवकूफी की बातें हैं, चुनाव चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसका मेरी नजर में कोई अर्थ नहीं है। नेता विपक्ष हो या सांसद का कोई भी मामूली सा सांसद हो, अगर वो तथ्यों के आधार पर कोई बात कहने की कोशिश कर रहा है तो उसकी जांच पड़ताल पूरी शिद्दत के साथ होनी चाहिए, क्योंकि तभी यह पता चल पाएगा कि जो आरोप वो लगा रहे हैं वो आरोप सच है या गलत है। और जब तक आप जांच नहीं करेंगे तब तक ये विवाद बना रहेगा। तो ईवीएम नहीं के तो मसले पे मैं जरूर जी। जो है मेरा मानना है कि ईवीएम पर आरोप तब तक ना लगाए जाएं जब तक कि कोई आपके पास सबूत ना हो। नहीं तो आशुतोष, आपने जो कहा कि राहुल गांधी ने जो 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो राहुल गांधी ने भी सदन के बाहर यही कहा कि जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुद्दे उठाए, अमित शाह उस पर बहस करने से बच रहे हैं, उससे भाग रहे हैं। हालांकि अमित शाह ने हरियाणा का उदाहरण जो था उसका जवाब दिया था कि 1 एकड़ में वो 500 वोटर थे, एक पते पर नहीं थे। तो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुद्दे पर आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप दूसरे मुद्दे पर जवाब दे रहे हैं। देखिए, अब मैं एक सवाल पूछ लूं। जी। क्या गृह मंत्री जी ने कोई जांच कराई थी कि 1 एकड़ में, 5 एकड़ में थी, या 1 एकड़ में थी, या एक घर में थी? अगर कोई ऐसी जांच उन्होंने कराई तो जांच रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए। गृहमंत्री जी संसद के पटल पे बोल रहे हैं तो मैं मान के चलता हूं सही बोल रहे होंगे। लेकिन राहुल गांधी ने सिर्फ एक बात तो नहीं कही थी। इस बात का क्या जवाब दिया उन्होंने कि उसमें ब्राजीलियन मॉडल कहां से आ गई, क्यों आई? इसकी जवाबदेही किसकी है? या एक ही नाम पर 200 जगह पे क्यों उनके वोटर लिस्ट में नाम है? एक ही माँ बाप के नाम पे कई सवाल। तो सवाल, और एक नहीं सैकड़ों ऐसे उदाहरण उन्होंने बताने की कोशिश की जहां पे कि एक ही एड्रेस पे 40 लोग 50 लोग हैं। उस घर, कुछ पत्रकारों ने जांच पड़ताल भी की, यहां तक कि दिल्ली के चुनाव हो रहे थे तब भी ये आरोप लगा था, आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था, और आम आदमी और कुछ पत्रकारों ने जाके वहां पे चेक करने की कोशिश की तो वो सारे एड्रेसेस फेक मिले, या ऐसे घर थे जहां पे एक मकान में 40 लोग नहीं रह सकते थे। तो अगर गृह मंत्री जी ने हरियाणा को लेकर अगर किसी तरीके की कोई जांच कराई है, कोई कमेटी बनाई थी, तो उसकी रिपोर्ट कहां है? पब्लिक करनी चाहिए। और पब्लिक करके वो राहुल गांधी को क्यों नहीं डिस्क्रेडिट करते? राहुल गांधी की पूरी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। राहुल गांधी फिर कभी वोट चोरी का आरोप लगाने की का उनका मुंह नहीं रह जाएगा। आप संसद में खड़े होकर सिर्फ एक बयान क्यों दे रहे हैं? पब्लिक करिए ना, राहुल गांधी को झूठा साबित करिए। जिस दिन राहुल गांधी झूठे साबित हो जाएंगे उस दिन उनकी पूरी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। लेकिन सरकार ये नहीं करती, चुनाव आयोग नहीं करता। तो संसद में खड़े होकर ये कह देने इस बात से कि वह तो 1 एकड़ में था या 5 एकड़ में था, मैं उसको कोई बहुत क्रेडिबल तर्क नहीं मानता हूं। नहीं तो आशुतोष, इन्होंने गृह मंत्री ने ये कहा कि राहुल गांधी ये बहानेबाजी कर रहे हैं हार को लेकर, और एक दिन ज़रूर आएगा जब कांग्रेस का कार्यकर्ता उनसे पूछेगा कि आप चुनाव क्यों हार रहे हैं। और बल्कि वो वोट चोरी को ले गए नेहरू जी पर कि नेहरू जी को प्रधानमंत्री बना दिया गया, जबकि वो सरदार पटेल
को ज़्यादा समर्थन हासिल था, या इंदिरा गांधी ने अपना पद नहीं छोड़ा, इमरजेंसी लगा दी जब उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट से। तो अमित शाह तो ये कह रहे हैं कि आप बहानेबाजी कर रहे हैं, आप चुनाव हार रहे हैं और आप ब्लेम जो है अंपायर पर कर रहे हैं। तो फिर हमारे ख्याल से अमित शाह जी को सबसे पहले तो लाल कृष्ण आडवाणी को कटघरे में खड़ा करना चाहिए कि 2009 में चुनाव हारने के बाद ईवीएम पे जो सबसे पहला सवाल खड़ा किया था बेंगलोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो लाल कृष्ण आडवाणी ने लगाया था। उनकी पार्टी के जो उस दिन बाद में जो सांसद बने जीवीएल नरसिम्हा राव, उन्होंने तो पूरी किताब लिख दी थी, सुप्रीम कोर्ट में गए थे। तो सिर्फ राहुल गांधी क्यों जिम्मेदार है? फिर हर वो आदमी चुनाव हारता है वो इस तरीके का आरोप लगाता है। मेरा ये कहना है। और दूसरी बात क्या, मुझे लगता है कि गृह मंत्री जी में अब पिछले दिनों थोड़ा हास्य व्यंग का पुट भी आ गया है, इसलिए वो नेहरू और इंदिरा गांधी के ऊपर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। मतलब उनके जो स्टॉन्च विरोधी भी थे उस वक्त भी उन्होंने उनके ऊपर आरोप नहीं लगाया था कि वो वोट चोरी करते हैं या उन्होंने मैनिपुलेशन करके वो चुनाव जीते हैं। 2077 तक तो मुझे अच्छी तरीके से याद है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा 40 से 45% उससे ज्यादा वोट लेकर ही चुनाव जीती है, जबकि मोदी सरकार 2014 में 31%, 2019 में 37% और 2024 में 36% चुनाव लेकर जीती है। अभी भी कांग्रेस जब अपने उरूज पे थी उससे कम से कम 10-12% वोट कम पर टिकी हुई है। तो ये अहंकार ठीक नहीं है। ये कहना कि हम, अरे राजनीति के अंदर चुनाव जीता जाता है, चुनाव हारा जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी क्या देश के सबसे खराब नेता थे? क्योंकि 1952 से लेकर 1989 तक उनकी पार्टी लगातार चुनाव हारती रही, लगातार चुनाव हारती, एक के बाद एक चुनाव हारती रही, लोकसभा का चुनाव हारती रही, विधानसभा का चुनाव हारती रही। उनकी अगर लिस्ट बना लीजिए तो राहुल गांधी के तो बारे में 92-93 उदाहरण दिए जाते हैं, कम से कम 200 ऐसे उदाहरण हो जाएंगे जहां अटल बिहारी, तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी खराब नेता थे क्या? ये और आप चुनाव जीत गए तो शहाबुद्दीन भी चुनाव जीता करता था शिवान से, तो क्या शहाबुद्दीन चुनाव जीता है जिससे उसके सारे पाप धुल जाएंगे? ये तर्क ही अपने आप में बेकार, ये बेसिकली गैर लोकतांत्रिक, गैर संविधानवादी तर्क है। ये उन लोगों का तर्क है जिनको भारत के लोकतंत्र संविधान में थोड़ी कम आस्था है, इसलिए मैं इस तर्क को बिल्कुल नहीं मानता हूं। हाँ, कांग्रेस पार्टी की स्थिति कमजोर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कांग्रेस पार्टी चुनाव हारे इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन चुनाव हारने के आधार पर वो जो मुद्दे उठा रहे हैं उन मुद्दों को आप कैसे वॉक ओवर कर सकते हैं या उसको ग्लास ओवर कर सकते हैं? राहुल गांधी ने तो कोविड आने के पहले सरकार को आगाह किया था, सरकार क्यों नहीं जागी? राहुल गांधी ने चीन पर हमले के पहले भी आगाह किया था, क्यों नहीं भारत सरकार जीती? राहुल गांधी ने सबसे पहले रेयर अर्थ मेटल और टेक्नोलॉजी की बात की थी, क्यों नहीं सरकार जागी उसके ऊपर? तो सरकार सरकार है तो अपनी तरह से किस काम करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राहुल गांधी जो सवाल खड़े कर रहे हैं वो सवाल बेकार है, बेहुदा है, और चूंकि चुनाव हार रहे हैं इसलिए उस पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। ये तो आखिर में आशुतोष, जो आपसे बिहार चुनाव के बाद बात हो रही है, 1 महीना बीत चुका है उसको लेकर, तो बिहार चुनाव में हारने के बाद वापस से राहुल गांधी के नेतृत्व पर या उनकी पॉलिटिक्स पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जो माहौल बनाया था या बना था 2024 में लोकसभा चुनाव में, जो कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस था, उसके बाद कांग्रेस पार्टी किसी भी चुनाव में अच्छा नहीं कर पाई है। हर चुनाव वो हारती चली गई। जो विधानसभा के चुनाव है, झारखंड एक अपवाद है, लेकिन वहाँ हेमंत सोरेन लीड कर रहे थे। तो वापस अब आप क्या देखते हैं, जब नए साल में 4 जगह चुनाव होने हैं, बंगाल, तमिलनाडु, असम और केरल में, उसमें भी डायरेक्ट फाइट में कांग्रेस असम और केरल में ही है, तो राहुल गांधी पर जो सवाल उठ रहे हैं, क्या वापस वो 2024 से पहले की स्थिति में चले गए हैं, या अभी भी आप मानते हैं कि वो मजबूत बने हुए हैं? देखिए, राहुल गांधी पे जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो बहुत ही मोटिवेटेड सवाल है, प्रोपेगेंडा ड्रिवन सवाल है। जो चुनाव राहुल गांधी ने, झारखंड में तो राहुल गांधी ने अकेले चुनाव नहीं लड़ रहे थे, बिहार के अंदर राहुल गांधी तो अकेले चुनाव नहीं लड़ रहे थे, ना वो प्रिंसिपल पार्टी थे, महाराष्ट्र के अंदर भी कांग्रेस पार्टी को अकेले अपने बल पर चुनाव तो नहीं लड़ रही थी, हरियाणा जरूर अपने बल पर चुनाव लड़ रही थी, और हरियाणा के अंदर ये कहा जाता है कि जीत के मुंह से उन्होंने हार छीन ली, लेकिन हरियाणा के अंदर भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में तगड़ी लड़ाई हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर तो ये शरद पवार पे भी आरोप लगना चाहिए कि आपकी आप क्या कर रहे थे, उद्धव ठाकरे के ऊपर भी आरोप लगना था, आप क्या कर रहे थे, बिहार में तेजस्वी यादव क्या कर रहे थे। तो राहुल गांधी के ऊपर सारे आरोप को थोप देना, यह भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही सुनियोजित तरीके से स्पष्ट तौर पे किया गया प्रोपेगेंडा है। भाई, लोग कहते हैं राहुल गांधी कोलंबिया चले गए, चलिए मान लिया कोलंबिया चले गए, जो पार्टी 60 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी 0 पे हो जानी चाहिए, लेकिन तेजस्वी यादव तो 140 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे, क्यों नहीं 140 में से 120 सीट जीत के ले आ गए? क्या तेजस्वी के हार के लिए भी राहुल गांधी जिम्मेदार है? ये क्या तर्क है? क्या महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार की पार्टी जो बुरी तरीके से हारी, क्या उसके लिए भी राहुल गांधी जिम्मेदार है? क्या उद्धव ठाकरे जो की पार्टी शिवसेना जो बिहार महाराष्ट्र के अंदर हारी, क्या उसके लिए भी राहुल गांधी जिम्मेदार है? मैं तब मानता जब राहुल गांधी की कांग्रेस की सीटें कम हो जाती और उद्धव ठाकरे और शरद पवार की सीटें बहुत बढ़ जाती। ऐसा तो नहीं हुआ। बिहार के अंदर भी तेजस्वी यादव 75 से लेकर आप 22 सीटों पर आ गए, क्यों भाई?
आप क्या कर रहे थे पिछले 5 साल? सो रहे थे, अंडे से रहे थे आप। तो राहुल गांधी ने तो कम से कम वहां वोट अधिकार जब वो वोट अधिकार यात्रा कर रहे थे तब ये तर्क दिया जा रहा था कि दरअसल वो तो तेजस्वी का एजेंडा ही खराब कर रहे हैं, और जब वो बिहार नहीं गए तब भी कहा जा रहा राहुल गांधी की वजह से तेजस्वी हारे। तो ये एक मोटिवेटेड प्रोपेगेंडा है, और हमारे देश के अंदर अभी इस पर स्टडी नहीं हो रही कि प्रोपेगेंडा की वजह से कैसे विपक्ष को पूरी तरीके से डिस्क्रेडिट किया जाता है, उनकी छवि को धूमिल किया जाता है और अपनी पॉलिटिक्स को चमकाया जाता है। इस बारे में इस बारे में अभी कोई स्टडी नहीं हो रही, लेकिन इस पर स्टडी होगी, क्योंकि कम्युनिस्ट शासन में इस पर लंबी चौड़ी स्टडी हो चुकी है। मैं जो कहना चाहता हूं कि अगर राहुल गांधी जिम्मेदार हैं तो शरद पवार भी जिम्मेदार है, और शरद पवार को इतना बड़ा नेता माना जाता है, जरा मुझे बता दिए। महाराष्ट्र के अंदर वो 1/4 के नेता नहीं रहे, लेकिन उनको चाणक्य माना जाता है। क्यों भाई, क्यों चाणक्य माने जाते हैं वो? क्या उनका कंट्रीब्यूशन है? जब से कांग्रेस पार्टी से बाहर गए, और कभी भी महाराष्ट्र में अपने बल पर सरकार नहीं शरद पवार बना पाए, चाहे 1977 का मसला हो, चाहे उसके बाद का मसला हो। और उसके बाद उनकी कांग्रेस से अलग होने के बाद कम से कम ममता बनर्जी ने अपने बल पे बंगाल के अंदर 3 बार सरकार बनाई है, 200 से ज्यादा सीटें लेकर आई है। तो ममता बनर्जी बड़ी नेता हुई है, शरद पवार तो 1/4 के नेता थे। तो या नीतीश कुमार के बारे में भी यही बात कही जा सकती है। नीतीश कुमार भी इतने बड़े नेता है, तो अपने बल पे सरकार क्यों नहीं बना पाए? बहुत लोकप्रिय नेता, कहते हैं बिहार में बहुत लोकप्रिय है। अगर बहुत लोकप्रिय है तो 243 में से 243 सीटें जनता दल यूनाइटेड खुद लड़ती, जीतती, इस पर चर्चा नहीं होती। लेकिन चूंकि राहुल गांधी, और ये इसलिए होता है क्योंकि बीजेपी को यह मालूम है जिस दिन नेहरू गांधी परिवार खत्म हो गया उस दिन इस देश की पॉलिटिक्स पे पूरा कब्जा बीजेपी और आरएसएस का हो जाएगा। इसलिए वो नेहरू गांधी परिवार पे लगातार हमले करते हैं। आप यह आरोप लगाते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने वोट चोरी की थी। देश के गृह मंत्री हैं आप। इतिहास इतिहास में जब आप चर्चा होगी कि आप इस तरीके की बातें करें तो लोग हंसेंगे इसके ऊपर। नहीं तो आशुतोष, आपने एक और सवाल में ले लेता हूँ। आपने कहा कि कोलंबिया चले गए, लेकिन ये डिस्ट्रैक्शन तो है ना, जब आपका चुनाव हो रहा है, जैसे कि ये कहा गया कि भाई कटिहार की जगह आप कोलंबिया में हैं। अब बीजेपी ये कह रही है कि अगले हफ्ते आप जर्मनी जा रहे हैं, जबकि यहाँ सदन चल रहा है, संसद का सत्र चल रहा है और राहुल गांधी जर्मनी जा रहे हैं। तो ये बार बार विदेश यात्राओं से ये सवाल तो उठना लाजमी है ना? ये बिल्कुल लाजमी नहीं है, ये प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। राहुल गांधी जर्मनी जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? राहुल गांधी ने कहा कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को क्यों झुक के कास्ट सेंसस करना पड़ा? इस पे चर्चा नहीं होती। जब वो कास्ट सेंसस का सवाल उठाते हैं तब तो मीडिया में का बड़ा तबका ये कहता है अरे ये तो ऐसा मुद्दा उठा रहे जिसका जमीन पे कोई रेजोनेंस ही नहीं है। चलिए मान लिया रेजोनेंस नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों उसको मानने के लिए तैयार हुई? आरएसएस ने क्यों ये कहा कि ये राजनीतिक तौर पे नहीं है बल्कि आप वेलफेयर के तरीके से करिए? हम इस पे चर्चा नहीं करते कि राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया और बीजेपी और आरएसएस दोनों झुकने के लिए तैयार हो गए, जबकि ये उनकी विचारधारा के खिलाफ जाता है। कास्ट सेंसस उनकी विचारधारा के खिलाफ था। नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि यह पाप है, ग्वालियर की रैली में जब नीतीश कुमार ने यह बात कही थी। इस पे चर्चा नहीं होती। राहुल गांधी का जर्मनी जाना बीजेपी के लिए क्यों मुद्दा होना चाहिए? बीजेपी को अचानक ये चिंता क्यों हो गई कि विपक्ष जो है वो उनका नेता जो कैजुअल है, क्यों ये बात कहते हैं? उससे तो उनको खुश होना चाहिए। वो मुद्दा इसलिए उठाते हैं ताकि वो विपक्ष के नेता को बहुत ही केयरलेस और नाकारा साबित कर सके। इसके अलावा कुछ कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है। ये एक बहुत बड़े प्रोपेगेंडा मशीन की तरफ से अनलीश किया हुआ प्रोपेगेंडा है, जिसका एकमात्र मकसद है नेहरू गांधी परिवार को पूरी तरीके से डिस्क्रेडिट करना। और माफ करिएगा, मैं किसी पे कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, ना मेरी कोई मंशा है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं यह प्रोपेगेंडा इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि हमारे बहुत सारे मित्र भी वही भाषा बोलने लगते हैं जो सरकार और बीजेपी चाहती है, और वो भी राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को उसी नक्शे पर देखते हैं। हाँ, राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराइए, चुनाव नहीं जीत पा रहे, सच बात। वो संगठन खड़ा नहीं कर पा रहे, सच बात। पूरे कांग्रेस के तमाम नेताओं का वो क्या कहते हैं, उनकी लॉयल्टी नहीं जीत पा रहे, सच बात है। लेकिन क्या हम ये भूल जाएंगे कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस पार्टी का खाता सीज हो जाता है? क्या हम ये भूल जाएंगे कि अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया जाता है? क्या हम ये भूल जाएंगे कि कांग्रेस पार्टी को जो लोग फंड करते हैं उनके घर पे चुनाव के ठीक पहले ईडी और इनकम टैक्स से छापे डाले जाते हैं? क्या हमें भूल जाएंगे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के यहाँ छापे डालकर उनसे कहा जाता है कि अगर आप ठीक से चुनाव लड़ेंगे तो आप जेल की रौनक खाएंगे? ये बात तो आपके अशोक चौहान ने कही थी, उनके ऊपर दबाव डाला गया कि आप पार्टी छोड़िए। इसके पर भी तो चर्चा होनी चाहिए कि क्या ऐसा माहौल अगर कांग्रेस के जमाने में बीजेपी के खिलाफ होता तो बीजेपी कभी खड़ी नहीं हो सकती थी, कभी खड़ी नहीं हो पाती।
आज की तारीख में जिस तरीके का सिस्टम बन चुका है, उस सिस्टम में विपक्ष के लिए अपने पैरों पर खड़े होना एक बहुत ही मुश्किल काम है। तो जब तक इन सब चीजों का विश्लेषण हम ना करें और सिर्फ राहुल गांधी को कोसें, तो ये बात मुझे उचित नहीं लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष इस बातचीत के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे आशुतोष, जिनका ये कहना है कि राहुल गांधी पर जो सवाल उठ रहे हैं उनकी पॉलिटिक्स पर, वो सही नहीं है, वो गलत है। इसका कारण ये भी है कि भले ही आप उन पर तरह तरह के आरोप लगाए जाए, लेकिन जो उनका एजेंडा है, जो उनका नैरेटिव है, सरकार कहीं ना कहीं उसको ही अंततः मान लेती है, उस पर अमल कर लेती है, जैसे कि जाति जनगणना इसका ये एक उदाहरण है। और हर बात में बीजेपी पास जब कोई जवाब नहीं होता है तो वो नेहरू या गांधी परिवार को लेकर आती है। साप्ताहिक सभा का ये अंक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।